डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस कक्षा में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं किस किस टॉपिक पर आज चर्चा होगी। तो पहला टॉपिक आज का है अर्धपारगम झिल्ली। दूसरा टॉपिक है परासरण। तीसरा टॉपिक है परासरण दाब। चौथा टॉपिक है वान हाफ समीकरण। वान हाफ समीकरण। पांचवा टॉपिक है परासरण दाब से विलेय के अणुभार की गणना। परासरण दाब से विलेय के अणुभार की गणना। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो ये टॉपिक है। तो पहला है अर्धपारगम झिल्ली, परासरण दाब, वान हाफ समीकरण। परासरण दाब से विलेय के अणुभार की गणना कैसे करते हैं, इन महत्वपूर्ण टॉपिकों को आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो पहला टॉपिक है अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो इसकी परिभाषा है जंतुओं या वनस्पतियों या कृत्रिम रूप से तैयार की गई वह झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, विलेय के अणु आर पार नहीं होते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। यानी अर्धपारगम झिल्ली जो होती है उसमें से केवल विलायक के अणु ही आर पार हो सकते हैं, उस झिल्ली को पार कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। विलेय के अणु आर पार नहीं होते हैं, ऐसी झिल्ली को हम लोग अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अब विलेय के कण क्यों नहीं पार करते हैं, क्योंकि विलेय के कण आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए विलेय के कण इस अर्धपारगम झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं, इससे आगे निकल नहीं पाते हैं। ठीक। और विलायक के कण विलेय के कणों से छोटे होते हैं, तो इस झिल्ली से आर पार आ जा सकते हैं। परिभाषा सुनिएगा, जंतुओं या वनस्पतियों या कृत्रिम रूप से तैयार की गई वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण ही आर पार हो सकते हैं, विलेय के कण आर पार नहीं होते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम झिल्ली दो प्रकार की होती है, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली और प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली के प्रकार है, नंबर 1 होता है प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली, और दूसरा है कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली ये दो प्रकार की होती है। यानी प्रकृति से प्राप्त झिल्लियों को हम प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, और कृत्रिम रूप से तैयार की गई या प्रयोगशाला में तैयार की गई झिल्ली को हम कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली का उदाहरण है अंडे की झिल्ली। अंडे की झिल्ली। दूसरा उदाहरण है सुअर का मूत्राशय। सुअर का मूत्राशय। कृत्रिम रूप से तैयार की गई अर्धपारगम झिल्ली का उदाहरण है कॉपर फेरो साइनाइड।
कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका सूत्र होता है Cu2Fe(CN)6 कॉपर फेरोसाइनाइड। ये अर्धपारगम कृत्रिम रूप से तैयार की गई अर्धपारगम झिल्ली है, और बहुत सारी कृत्रिम रूप से तैयार की गई अर्धपारगम झिल्लियां होती हैं। तो आप लोग अर्धपारगम झिल्ली सीखे होंगे। अर्धपारगम झिल्ली क्या है? ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु ही गमन कर सकते हैं, विलेय के अणु गमन नहीं करते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली और कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। प्रकृति से प्राप्त जंतुओं या वनस्पतियों से प्राप्त अर्धपारगम झिल्ली को प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली, और प्रयोगशाला में तैयार की गई अर्धपारगम झिल्ली को कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली या आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, इनके उदाहरण ये हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको जरूर याद रखेंगे। परीक्षा में आता है कि अर्धपारगम झिल्ली बनी होती है, तो आपको वहां पर लिखना है कॉपर फेरोसाइनाइड। सूत्र पूछता है तो सूत्र ये लिखा हुआ है। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का अगला टॉपिक है परासरण। तो परासरण को ऑस्मोसिस कहते हैं। परासरण इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये जो ऑस्मोसिस शब्द है तो ग्रीक भाषा के ऑस्मोस से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के किस भाषा से बना हुआ है? ग्रीक भाषा के ऑस्मोस से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है टू पुश, धकेलना। इसका अर्थ होता है ग्रीक भाषा में ऑस्मोस का धकेलना, धक्का देना, ये हुआ। अब इसका अध्ययन सबसे पहले एबे नॉलेट ने किया था। इसका अध्ययन सबसे पहले एबे नॉलेट ने किया था, और इन्होंने क्या बताया, क्या परिभाषा दिया कि कोई विलयन है। विलयन में दो कण हैं, विलेय और विलायक है। अब विलयन को सांद्रता के आधार पर हम बोल सकते हैं कम सांद्र, अधिक सांद्र। कम सांद्र को हम तनु कहते हैं, और उससे अधिक को हम सांद्र विलयन कहते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक पात्र लिया, और एक पात्र में दो विलयन लिया। एक विलयन हमारे पास क्या था? तनु विलयन था। दूसरा विलयन हमारे पास क्या था? सांद्र विलयन था। हमने उन दोनों को एक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा क्या कर दिया? पृथक कर दिया। अब ये अर्धपारगम झिल्ली है, ये अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर तनु विलयन है और यहाँ पर क्या है? सांद्र विलयन। अब अर्धपारगम झिल्ली लग गई तो हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए कि अर्धपारगम झिल्ली से केवल कौन गमन करेगा? विलायक पार्टिकल्स, सॉल्वेंट जाएगा। विलायक गमन करेगा, आर पार करेगा, विलेय तो जा नहीं सकता है। ठीक, तो होता क्या है, जैसे ही इसको हम भर देते हैं अर्धपारगम झिल्ली से तनु विलयन, सांद्र विलयन भर देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें सांद्र विलयन की मात्रा अपने आप बढ़ने लगती है। यानी तनु विलयन से जो विलायक के अणु होते हैं, तनु विलयन से जो विलायक के अणु होते हैं, तो सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं? प्रवाहित होने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। तो तनु विलयन की मात्रा घटती है और सांद्र विलयन की मात्रा क्या होती है? बढ़ने लगती है। इस क्रिया को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी क्रिया को ऑस्मोसिस यानी परासरण कहते हैं। तो परिभाषा क्या दे सकते हैं? आइए देखिए, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? इसकी परिभाषा, तनु विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाहित होने की घटना को परासरण कहते हैं।
तनु विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली में से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं, तो इस घटना को हम लोग परासरण कहते हैं। यानी तनु विलयन से विलायक के अणु किधर जाएंगे, सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। यदि दो विलयन रखे हुए हैं तो उसमें से जो तनु विलयन होगा उसके विलायक के अणु अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और यह क्रिया स्वतः होती है, किसी भी बल की या कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही आप तनु विलयन और सांद्र विलयन को रख देते हैं तो अपने आप अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं, तो अपने आप तनु विलयन का विलायक सांद्र विलयन में प्रवेश करना शुरू कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो परासरण आपके समझ में आया होगा। यदि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक तरफ क्या ले लिया, विलायक ले लिया, एक तरफ हमने यहाँ पर क्या ले लिया, विलायक। विलायक का सबसे अच्छा उदाहरण वाटर, पानी है। और एक तरफ हमने क्या ले लिया, विलयन ले लिया। और विलयन हमारा क्या हो सकता है, शक्कर का जली विलयन या नमक का जली विलयन। नमक का जली विलयन, नमक का जली विलयन है। अब देखिए अर्धपारगम झिल्ली लगा के हमने इसको क्या कर दिया, पृथक कर दिया। तब क्या होता है, ये विलायक जो पानी है तो किसकी ओर प्रवेश करने लगते हैं, अर्धपारगम झिल्ली में से विलयन की ओर प्रवेश करने लगते हैं। इस घटना को भी परासरण कहते हैं। यानी तनु विलयन से या कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के अणुओं का गमन परासरण कहलाता है। ये है परासरण है। आइए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का जो अगला टॉपिक है वो है परासरण दाब। आज का अगला टॉपिक जो है वो क्या है, परासरण दाब। परासरण दाब, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो परासरण दाब क्या है, देखिए भी परासरण दाब को हम परासरण से ही समझाएंगे। हमने एक पात्र ले लिया, यहाँ पर हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा ली, ये अर्धपारगम झिल्ली हो गई, अर्धपारगम झिल्ली। यहाँ पर हमने तनु विलयन ले लिया, तनु विलयन लिया। यहाँ पर हमने इस विलयन से अधिक सांद्र विलयन ले लिया और ये हमने यहाँ पर दाब मापी भी लगा के रखा है, आवश्यकता पड़ने पर P और P कर लिए। अब जैसे ही तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से अलग कर देते हैं, अलग अलग रख देते हैं, पृथक रख देते हैं, तो तनु विलयन से विलायक के कण किसकी ओर जाने लगते हैं, तनु विलयन से विलायक के कण किसकी ओर जाते हैं, सांद्र विलयन की ओर। जब ये सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं तो कौन सी घटना शुरू हो जाती है, परासरण की घटना शुरू हो जाती है, परासरण की घटना शुरू हो जाती है। अब क्या करें हम, इस सांद्र विलयन पर इस दाब मापी द्वारा दाब डालें। दाब मापी द्वारा जब दाब डालते हैं तो विलयन की सतह पर जो दाब पड़ता है तो वह दाब इस परासरण यानी विलायक के कण जो विलयन में प्रवेश कर रहे हैं उसको रोक देता है। जब इस पे दाब डालते हैं विलयन की सतह पर तो विलायक का प्रवेश जो है क्या होता है, बंद होता है। यानी परासरण की घटना क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी क्या कह सकते हैं कि वह बाहरी दाब जिसे विलयन की सतह में लगाने से या विलयन पर लगाने से परासरण की क्रिया रुक जाती है या रोक दी जाए, वह बाहरी दाब परासरण दाब कहलाता है। परिभाषित कैसे करेंगे, जब विलायक या तनु विलयन और सांद्र विलयन
यहाँ पर हम विलायक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तन विलयन और स्थान विलयन को एक अर्ध पारगम झिल्ली में से पृथक रख देते हैं, उस समय परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन की सतह पर डाला गया वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यह क्या होता है? परासरण होता है। परासरण दाब होता है। परासरण दाब को हम पाई से निरूपित करते हैं। परासरण दाब को पाई से निरूपित करते हैं, यानी परासरण दाब को एक शब्द में बोले तो वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकने में सामर्थ हो, परासरण दाब कहलाता है। वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकने में सामर्थ हो, परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से व्यक्त करते हैं। यह एक अणुसंख्यक गुण है। यह एक अणुसंख्यक गुण है। अणुसंख्यक गुण है। तो अणुसंख्यक गुण कौन से होते हैं, क्या होते हैं? तो ऐसा गुण, ठीक, अणुसंख्यक गुण ऐसा गुण है जो इसमें जो विलेय के कणों की, वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, अणुसंख्यक गुण है। तो आइए देखते हैं कि परासरण दाब अणुसंख्यक गुण क्यों है। परासरण दाब अणुसंख्यक गुण क्यों है? तो हम लोग एक समीकरण जानते हैं गैसों के लिए। तो समीकरण क्या होता है गैसों के लिए, जिसे आदर्श गैस समीकरण के नाम से जानते हैं। PV = nRT। P दाब है, V आयतन है, N नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या है, R स्थिरांक है और T भी क्या है? स्थिरांक। ये दोनों क्या हैं? स्थिरांक हैं, कांस्टेंट राशि हैं, ठीक। अब परासरण दाब में देखिए, हमने परासरण दाब को किससे शो किया है? पाई से। तो पाई, और आदर्श गैसों के लिए हमने P से शो किया था, यानी पाई भी दाब है और P भी दाब है, तो पाई बराबर P। यानी इस P की जगह में हम क्या रख दें? पाई रख दें। तो जो हमारा समीकरण बनता है, तो पाई V = nRT बनता है, ठीक। तो पाई बराबर निकाल लें, तो पाई बराबर निकाल लेंगे तो n/v इंटू क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। ये मोलों की संख्या बटे लीटर में आयतन है, इसी को मोलरता कहते हैं। मोलरता क्या होती है? मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, मोलरता। इसी को हम लोग मोलर कहते हैं। जब विलय की मात्रा 1 मोल हो तो उसे मोलर कहते हैं, और इसको हम लोग शो करते हैं C से। तो ये होता है C बराबर हो जाता है, यानी मोलर सांद्रण जिसको बोलते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन C बराबर होता है n/v। C बराबर होता है n/v। तो इसको लिखते हैं पाई CRT। इसी को बोलते हैं वांट हाफ समीकरण। क्या है ये? वांट हाफ समीकरण है। अब देखिए R और T क्या है? कांस्टेंट है, स्थिरांक है। तो पाई अनुपाते या पाई समानुपाती क्या होता है? C होता है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई समानुपाती C, क्योंकि R और T क्या है? स्थिरांक है। अर्थात परासरण दाब वह दाब होता है, परासरण दाब वह दाब है जो मोलर सांद्रण के समानुपाती है, यानी इसका मान मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है, यानी कणों की मात्रा पर निर्भर करता है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए यह क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। आज ये वांट हाफ समीकरण, ये अणुसंख्यक गुणधर्म क्यों है, ये कंफर्म हो गया। आइए अब अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं।
अगला टॉपिक है परासरण दाब से अवाष्पशील विलेय का अणुभार निकालिए या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू होता है CRT। हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू होता है CRT। ये बार्नठाफ समीकरण है, पाई इक्वल टू CRT होता है। तो अब देखिए, चूंकि C बराबर होता है मोलों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन, इसलिए C का मान होता है NB, विलेय के मोलों की संख्या। तो पाई इक्वल टू NB अपान V इंटू RT। NB बराबर, चूंकि NB बराबर होता है WB अपान MB, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, बटे विलेय का अणुभार रख देंगे। तो पाई बराबर हो जाएगा WB अपान, इसलिए पाई बराबर WB अपान MB बटे V इंटू RT, या ये हो जाता है पाई बराबर WB इंटू RT बटे हो जाएगा MB इंटू V। ये परासरण दाब कैलकुलेट करने का एक सूत्र बन गया। यदि विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो आणविक द्रव्यमान क्या है, MB है। तो MB बराबर होगा WB इंटू RT अपान पाई इंटू V। ये विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना का सूत्र हो गया। ठीक, तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने पढ़ा है अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं, बार्नठाफ समीकरण क्या है, और परासरण दाब से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। धन्यवाद।